नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें दे दनादन अंदाज में, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी को 7 साल की सजा सुनाई गई है और जेलर को धमकाने में दोषी पाए जाने पे ये सजा सुनाई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा के साथ 37,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 2003 में मुख्तार जेल में बंद था तो जेलर को धमकी दी थी और तलाशी लेने पे जेलर को जान से मारने की धमकी दी थी। प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट में 10 मुकदमे का ट्रायल चल रहा है और मुख्तार पे सबसे बड़ा मुकदमा मऊ में ठेकेदार की हत्या का है। वाराणसी में अजय राय के भाई की हत्या के मामले में भी मुकदमा दर्ज है और आजमगढ़ और गाजीपुर में दर्ज मुकदमे की ट्रायल चल रही है और 10 मुकदमों में से अकेले 4 गैंगस्टर के हैं। इनमें कई धाराओं में मुख्तार के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं और अब मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और बढ़ती हुई। तो आजमगढ़ और गाजीपुर में दर्ज मुकदमे का ट्रायल चल रहा है और 10 मुकदमों में से अकेले 4 गैंगस्टर के मुकदमे हैं। तो साल 1978, 1986, 88, 90 और 1992 में हत्याएं की गई। माफिया मुख्तार अंसारी को 40 साल बाद 7 साल की सजा सुनाई गई है और जेलर को धमकाने में दोषी पाए जाने पर मुख्तार अंसारी को 7 साल की सजा सुनाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह सजा सुनाई है और कोर्ट ने सजा के साथ 37,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 2003 में मुख्तार जेल में बंद था तो जेलर को धमकी दी थी और तलाशी लेने पे जेलर को जान से मारने की धमकी दी गई थी। नीलेश हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, मुख्तार को इस मामले में 7 साल की सजा और क्या कुछ जानकारी? नीलेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में एनआईए ने छापेमारी की है। राजधानी की बात करें तो राजधानी के इंदिरानगर इलाके से वसीम अहमद नामक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। वसीम अहमद की अगर हम बात करें तो सीएनआरसी के दंगे में भी इनका नाम सामने आया था, जिसके बाद यूपी पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा था और अभी ये बेल पर है जिसमें माफिया मुख्तार अंसारी को 40 साल बाद यह सजा सुनाई गई है। जेलर को धमकाने में दोषी पाए जाने पे 7 साल की सजा सुनाई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह सजा सुनाई है। तो कोर्ट ने सजा के साथ 37,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है और पिछले कई दिनों में कई बार मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा है और अब एक बार फिर उसकी मुश्किलें और बढ़ती हुई, चूंकि इस मामले में 7 साल की सजा। प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट में 10 मुकदमों का ट्रायल चल रहा है और नीलेश एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गया। नीलेश, मुख्तार अंसारी को 7 साल की सजा सुनाई गई है, शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। सजा सुनाई गई है। अगर इसकी हम बात करें तो करीब 7 साल की सजा सुनाई गई है। तत्कालीन जेलर ने इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया था। इंडियन पैनल कोर्ट की जो धाराएं थी 353, 504, 506, जिसके तहत आलमबाग कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रभावी पैरवी का नतीजा रहा है कि 7 साल की सजा मुख्तार अंसारी को सुनाई गई है। साथ ही साथ 37,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मुख्तार अंसारी के ऊपर आरोप था कि तत्कालीन समय जब ये लखनऊ के जेल में बंद थे, उस समय उनसे मिलने वाले लोग जब आते थे तो मुख्तार अंसारी अपना बाहुबली जो अंदाज था वो दिखाते हुए जेलर को धमकाते थे कि उनसे मिलने वाले जो लोग हैं उनकी तलाशी न ली जाए। उसके बाद तलाशी का जो अभियान था वो चलाया गया था, जिसके बाद जेलर को जान से मारने की धमकी उनके साथ अभद्रता उनके ऊपर पिस्टल डाली गई थी, जिसके बाद आलमबाग कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। पूरे मुकदमे को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं निचली अदालत से मुख्तार अंसारी को राहत मिली थी। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह फैसला सुनाया जिसमें 7 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा अगर हम मुख्तार अंसारी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग थानों में उनका मुकदमे दर्ज है, जिसमें हत्या का प्रयास, उसके साथ साथ फिरौती मांगने का मामला, अपहरण, ऐसे तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज है। अब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि 40 सालों बाद मुख्तार अंसारी को किसी एक मामले में सजा सुनाई गई है। हालांकि इनके ऊपर 59 मामले दर्ज है, लेकिन अभी तक किसी मामले में इनको सजा नहीं सुनाई गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे मामले में प्रभावी पैरवी की, जिसका नतीजा है 7 साल की सजा सुनाई गई है। अब मुख्तार अंसारी के और
अलग मामले हैं, चाहे वो हत्या का मामला रहा हो, अपराध का मामला हो, चौकी का मामला हो, जमीनी कब्जे का मामला हो, इन तमाम मामलों में हाईकोर्ट जब सुनवाई करेगा तो आने वाले दिनों में मुख्तार अंसारी की और भी चीजें नजर आएंगी, क्योंकि एक मामले में उनको 7 साल की सजा सुनाई गई है। ऐसे तमाम दर्जनों मामले हैं जिनको अब प्रभावी ढंग से उत्तर प्रदेश सरकार पहल कर रही है, इन मामलों में जिनको सजा सुनाई जाएगी। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी मुकदमे मुख्तार अंसारी के ऊपर दर्ज हैं, इन तमाम मुकदमों मुख्तार अंसारी के ऊपर दर्ज है, उन तमाम मुकदमों की अब प्रभावी पैरवी होगी तो और भी मुसीबतें मुख्तार अंसारी और उनके गुर्गों की बढ़ती हुई नजर आएंगी। क्योंकि एक समय था कि मुख्तार अंसारी का बोलबाला था, चाहे वो पूर्वांचल का इलाका हो, मऊ हो, गाजियाबाद हो, गाजीपुर हो, बनारस हो, इलाहाबाद हो, इन इलाकों में मुख्तार अंसारी के गुर्गे सक्रिय रहते थे। मुख्तार अंसारी इन इलाकों में अपने बाहुबल दिखाकर लोगों से वसूली करते थे, रंगदारी मांगते थे, हत्या के मामले इनके ऊपर हैं। उन तमाम मामलों की पैरवी होगी तो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के जो गुर्गे हैं वो भी अब जो है जेल में नजर आएंगे। ऐसे में नीलेश, चूंकि पिछले कई दिनों में कई तरह की कार्रवाइयां भी की गई हैं, कहीं संपत्ति कुर्क की गई, कहीं पे जब्तीकरण हुआ, कहीं ध्वस्तीकरण किया गया और अब कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई गई है। संदेश सीधा है कि चाहे कोई कितना ही बाहुबली हो, कितना ही एक वक्त पे रहा हो, लेकिन अगर मंशा सिस्टम की सही रहे तो फिर बख्शा किसी को नहीं जा सकता। देखिए, बिल्कुल 2017 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव चल रहे थे, उस समय योगी आदित्यनाथ अपने मंचों से लगातार ये संदेश देने का प्रयास कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले उन माफियाओं को खत्म करने का काम किया जाएगा जो संगठित रूप से उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों को बढ़ावा देते हैं। ऐसे में मुख्तार अंसारी की बात करें तो मुख्तार अंसारी के ऊपर उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तमाम मुकदमे दर्ज थे। अब मुख्तार अंसारी की जो मुकदमे हैं उनकी प्रभावी पैरवी हो रही, उसी का नतीजा है कि अब इनकी मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें 2017 से 22 तक का जो उनका शासनकाल रहा है, उस शासनकाल में दर्जनों ऐसे माफिया रहे, चाहे उनकी संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई हो, चाहे बाबा का बुलडोजर वहां पर चला हो, या फिर उनकी असलहों को जो लाइसेंस थे उनको निरस्त करने की कार्रवाई हो। उन तमाम कार्रवाइयों का दौर लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचलित है, जिसका नतीजा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीते 5 सालों के अंदर अरबों खरबों की जो संपत्तियां हैं उनको कुर्क किया है। कहीं पर उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया है, कहीं पर उनके असलहों को जब्त किया गया है, कहीं पर असलहे रखने के मामले में मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ लगातार एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में आपको रहना है तो सरकारी नीतियों के अनुसार रहना पड़ेगा, संविधान का आपको पालन करना पड़ेगा। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर रहकर आप कोई गैर कानूनी काम करते हैं तो आपकी जगह जो है सलाखों के पीछे होगी। वो सीधा संदेश देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। मुख्तार अंसारी की बात करें तो मुख्तार अंसारी इससे पहले जो ये मुकदमे में जिसमें इनको सजा सुनाई गई है, निचली अदालत ने इनको बरी कर दिया था, जिसके बाद ये पूरा मामला हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इसकी पूरे प्रकरण की सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद 37,000 रुपए का जुर्माना लगाने के साथ साथ 7 साल की सजा सुनाई गई है। ऐसे में मुख्तार अंसारी की मुसीबतें और बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 40 सालों बाद किसी मुकदमे में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई हो, यह पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। अब देखना होगा कि जो 59 और मुकदमे मुख्तार अंसारी और उनके साथियों गुर्गों पर दर्ज है, उनमें प्रभावी कार्रवाई जब होती है, प्रभावी पैरवी जब होती है, तो क्या कुछ और सजा के प्रावधान निकल कर आएंगे, क्या कुछ और इनके गुर्गों की संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा, कहीं पर बाबा का बुलडोजर चलेगा, इनके असलहों को जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। ये तमाम मामले आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। ठीक है, गाजीपुर से हमारे साथ आसिफ भी जुड़ गए हैं। आसिफ, एक वक्त था जब पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का नाम चला करता था, इनके नाम से लोग डरा करते थे, रंगदारी, हत्याएं और इस तरह के मामले आया करते थे। लेकिन अब पिछले 5 साल में लगातार ये देखा गया कि योगी सरकार ने भी इन पे शिकंजा कसा और कोर्ट के जरिए भी अब लगातार कार्रवाइयां हैं वो हो रही हैं। 7 साल की सजा गाजीपुर में किस तरह की अब आम लोगों में चर्चाएं हो रही हैं? इस तरह का माहौल चल रहा, मुख्तार अंसारी उनके करीबियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उनके जो जितने भी करीबी हैं उनके ऊपर बुलडोजर या कुछ की कार्रवाई चले। वही बात करें मुख्तार अंसारी की, तो मुख्तार अंसारी के करीबी थे गणेश दत्त मिश्रा, जैसे विक्रम अग्रही, तमाम लोग थे, उनके ऊपर कार्रवाई किया गया था। और वही बता दें कि कृष्णानंद राय की हत्या 2005 में हत्या हुई थी, ब्रिजेश और उनके साथ में तमाम लोग थे। तो मुख्तार अंसारी के एक ड्राइवर और 2 मतलब उसमें मारे चुके थे उधर हत्याकांड में। वही अभी अजय राय की बनारस की यहाँ पे अभी गाजीपुर में ट्रायल चल रही है। जो उनको मुख्तार अंसारी की पूरी अभी पूरा टोटल देखा जाए तो मुख्तार अंसारी कुल हर मुकदमे में बाइज्जत बरी है। और यहाँ तक कि मुख्तार अंसारी के जितने भी करीबी हैं वो अभी उनके साथ मुकदमे भी दर्ज है। मुख्तार अंसारी यहाँ गाजीपुर में गैंगस्टर एक के तहत उनकी अभी चल रही है कोर्ट में।
तो ऐसे में आसिफ, चूंकि पिछले कई दिनों में हमने देखा मुख्तार की कई संपत्तियों को कुर्क किया गया, उसके जो करीबी थे उस पर भी शिकंजा कसा गया, ध्वस्तीकरण की कार्रवाइयां भी हुई जहां पे अवैध निर्माण किए गए थे, सरकारी जमीनों पे कब्जे किए गए थे। ये जो तमाम कार्रवाइयां हो रही हैं, इसमें आम जनता में ये संदेश जा रहा है कि चाहे कोई कितना ही बड़ा गैंगस्टर हो, कोई बाहुबली हो, कोई गलत करेगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि बख्शा नहीं जाएगा, और अब तो योगी राज है। बिल्कुल सर, हम बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने लगातार भू माफियाओं या माफिया पे जितने भी उनके करीबी है बुलडोजर से ढाया जा रहा है, मकान है, मुख्तार अंसारी पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि गजल होटल था, जो यहाँ पे उनके नाम से बहुत अच्छा गजल होटल था, जो सूची बोलती थी कि गजल होटल में तमाम लोग टिकते थे, तमाम लोग उसमें रहते थे, उन पे भी बुलडोजर ढाया गया था। अभी ईडी का कुछ दिन ईडी का उसमें छापा मारा गया था, जैसे विक्रम अग्रही के उनके करीबी थे और मुख्तार अंसारी के गणेश मिश्रा भी करीबी थे। फिर इसके साथ तमाम लोग, मुमताज खान भी उनके करीबी थे, ईडी का छापा मारा गया था। देखा जाए तो तमाम ऐसे जो मुख्तार के करीबी हैं उनके लगातार उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उसकी कार्रवाई बुलडोजर की तमाम। ठीक है, हमारे साथ ब्रिजेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम जो जिसके नाम से एक वक्त था जब लोग कांपा करते थे, डरा करते थे, एक बड़ा नाम था पूर्वांचल में, लोगों को डराने धमकाने, हत्याएं, रंगदारी, इस तरह के मामले आते थे। लेकिन अब जब कोर्ट के जरिए भी सजा दी गई और उससे पहले योगी सरकार भी लगातार शिकंजा कस रही है, संदेश सीधा है कि चाहे कोई कितना ही बड़ा गैंगस्टर हो, बख्शा नहीं जाएगा, एक वक्त ऐसा आएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसको आपको दो तरह से समझना होगा। सरकार अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, बल्कि इस कार्रवाई के साथ साथ जो है वो ये भी इंश्योर कर रही है कि जिन अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है उन अपराधियों के खिलाफ मामले इतने मजबूत हो ताकि वो उन्हें सजा तक हो सके। अब आप सोचिए, यही मुख्तार अंसारी है जो 5 मामलों पे इससे पहले बरी हो चुका है। वो तमाम संगीन धाराओं में मामले थे, वो तमाम संगीन केसेस थे, लेकिन जो गवाह थे वो हॉस्टाइल हो गए। इसके साथ ही जो सबूत थे वो कुछ मिले नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली सरकारों में वो इच्छा शक्ति ही नहीं थी। अब आप सोचिए, यही मुख्तार अंसारी है जो 5 मामलों पे इससे पहले बरी हो चुका है। वो तमाम संगीन धाराओं में मामले थे, वो तमाम संगीन केसेस थे, लेकिन जो गवाह थे वो हॉस्टाइल हो गए। इसके साथ ही जो सबूत थे वो कुछ मिले नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली सरकारों में वो इच्छा शक्ति ही नहीं थी कि अपराधियों के खिलाफ वो ताबड़तोड़ कार्रवाई कर सकें, और यही वजह थी कि क्योंकि उन्हें वो संरक्षण देते थे। अब आप केवल इसी मामले को उठा करके देख लीजिए, 2020 में ट्रायल कोर्ट में ये पूरा मामला जो है एक तरह से मुख्तार अंसारी को सबूतों के अभाव में, गवाहों के हॉस्टाइल होने के बाद जो है इसको बरी कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, इसको चैलेंज किया गया, और चैलेंज करने के बाद हाई कोर्ट में सरकार ने इंश्योर किया कि गवाहों को पूरी सुरक्षा दी जाए और वो गवाह अपनी बात कह सके, और उसके बाद यही तस्वीर बदल गई। यानी कि जो ट्रायल कोर्ट में मुकदमा गिर गया था, मुख्तार अंसारी को बाइज्जत बरी कर दिया गया था, वही हाई कोर्ट में 7 साल की सजा हो गई। ये बताती है कि सरकार की इच्छा शक्ति क्या है और सरकार कैसे काम कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, आप सोचिए, ये पहला मौका है जब 2 एक्स चीफ सेक्रेटरी को भी कोर्ट में आकर के गवाही देनी पड़ी है। एक अवैध शस्त्र लाइसेंस का मुद्दा था, जिसमें आलोक रंजन तत्कालीन गोरखपुर, माफ कीजिए, गाजीपुर के डीएम हुआ करते थे। 1999 का मसला है, उस पर भी आकर के उन्होंने जो है अभी कोर्ट में 2022 में सरकार ने इंश्योर किया कि आपको जाना होगा, और 2022 में गवाही हुई। इसके साथ ही आर.के. तिवारी एक्स चीफ सेक्रेटरी हैं, जो आगरा में तत्कालीन डीएम हुआ करते थे। जब आगरा जेल में छापा मारा था मुख्तार अंसारी के खिलाफ, उसे मोबाइल सहित तमाम आपत्तिजनक चीजें मिली थी, उसकी गवाही भी 2022 में एक्स चीफ सेक्रेटरी ने आकर के दिया। तो अब आप सोचिए, ये सरकार का चाबुक है, क्योंकि जब योगी सरकार ने सख्ती किया तो न सिर्फ गवाह जो उस वक्त गवाह बनाए गए थे वो सब न सिर्फ गवाही के लिए कोर्ट पहुंच रहे हैं, बल्कि 5 केस इस वक्त जो है डिसीजन के लिए लगे हैं, जिनमें सुनवाई पूरी हो गई है। कभी भी उन पर सजा का ऐलान हो सकता है, कभी भी उस पर अदालत अपना फैसला सुना सकती है। तो ये सब तब मुमकिन हुआ है जब सरकार सक्रिय हुई है। सरकार ने ये इंश्योर किया है कि अगर आप अपराधी हो तो सलाखों के पीछे जाओगे, अगर आप अपराधी हो तो सलाखों के पीछे ही नहीं बल्कि आपके खिलाफ सजा भी होगी। ये सबसे बड़ी बात है, ये योगी सरकार ने करके दिखाया है, इसको इंप्लीमेंट किया है, और तभी आज तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है।
बिल्कुल, और ब्रिजेश जी यही वजह है कि जिस केस में पहले उनको बरी कर दिया गया था, अब सही दलीलें और सही सबूत जो हैं वो पेश किए गए, एक जो गवाह थे उनको भी सुरक्षित माहौल मिला, और यही वजह है कि उन्होंने भी यहां आके अपनी बात को रखा, और आज हालात ये हैं कि उसी केस में मुख्तार को सजा मिली है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसलिए क्योंकि तब अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था। आप इसी में एक तस्वीर देखिए, एक तस्वीर बेहद दिलचस्प है। जब जो है पंजाब के रोपड़ जेल में, पंजाब जेल में बंद था जो है मुख्तार अंसारी, उस वक्त किस तरह तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, किस तरीके से मुख्तार अंसारी को रेड कारपेट बिछाया गया, किस तरीके से मुख्तार अंसारी का स्वागत वहां पर किया जाता था। आप सोचिए, जब उसे कोर्ट पर लाया गया तो वो व्हील चेयर में बैठा हुआ था, लेकिन उसको जैसे ही वहां से लेकर के बांदा जेल में आया गया तो बांदा जेल में जब वो उतर रहा है तो चलता फिरता उतर रहा है। ये साफ तौर पर बताता है ये खौफ है, ये खौफ दिखाई देता है कि देखिए, जहां आपको सत्ता का संरक्षण मिल रहा है वहां पर आप कुछ भी किसी भी तरीके से कानून का माहौल बना सकते हैं, कानून को अपनी तरीके से चला सकते हैं। लेकिन योगी सरकार ने ये इंश्योर किया कि यहाँ जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगा। आप सोचिए, 450-500 करोड़ से ऊपर की संपत्ति पर बुलडोजर चला है, संपत्ति को जब्त किया गया है। 4000 करोड़ 66 महीने में योगी सरकार ने अपराधियों से 4000 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है। ये कार्रवाइयां बताती हैं कि आखिर किस तरीके से अपराधियों की केवल साख को नहीं, अपराधियों केवल खौफ को नहीं कुचला गया, बल्कि जो उनकी बेतहाशा अपराध से कमाई हुई संपत्तियां थी उसको भी अधिग्रहित किया गया है। उन अवैध इमारतों पर भी बुलडोजर चलाया गया है, जो लोगों को जो है दबा करके, लोगों को डरा करके, लोगों को खौफ में रख करके जो पैदा किया था उस पर बुलडोजर चलाया है। तो चौतरफा मार मारी है। आप समझिए, अपराधियों को न सिर्फ जेल के अंदर, ये पहले जेल ऐशगाह मानी जाती थी कि जेल के अंदर आपको सारी सुविधाएं, यही मुख्तार अंसारी। अब आप सोचिए, जिस मामले में सजा हुई उस मामले में हुआ क्या था, जेलर ने केवल मुख्तार अंसारी से मिलने वालों की तलाशी लेने की बात कह दी थी, और जो मिलने आ रहे थे वो पिस्टल लगा करके आए थे। तो जेलर ने केवल इतना ही एतराज जताया था। उसके बाद क्या किया मुख्तार अंसारी ने, वही अपने मिलने वाले आने वाले की पिस्टल जेलर के कान में लगा दिया और कहा गोली मार दूंगा, जान से मार दूंगा। तो ये रुतबा था, ये खौफ था, ये रसूख था मुख्तार अंसारी का। तो जेल ऐशगाह थी। आप सोचिए, लगातार अगर आप जो है 15 साल 16 साल से अगर आप जेल में हो, तो जेल में आपने दरअसल जेल में अपनी एक पैरेलल रियासत सत्ता कायम कर ली थी, उस सत्ता को तोड़ा है। आज जेल के अंदर से मुख्तार अगर जान की भीख मांग रहा है तो वो इसलिए क्योंकि अब वो उनकी वो ऐशगाह खत्म हो गई है। पहले उनको टीवी चाहिए था, एयर कंडीशनर चाहिए था, घर का खाना चाहिए था, जो है सारे ऐशो आराम चाहिए थे, नौकर चाकर चाहिए थे, टेलीफोन पर बात करते थे अंदर से ही। आप देखिए, एक केस अभी भी चल रहा है, उस केस में एक व्यापारी की हत्या की गई। उस हत्या करने के बाद उसका जो गवाह था, मेन गवाह, उसको पुलिस ने सुरक्षा दिया था। तो पहले उस गार्ड की हत्या करवा दी गई, उसके बाद फिर जो है उस जो चश्मदीद गवाह था उसकी भी हत्या हो गई। तो ओवरऑल अब आप सोचिए, और तब मुख्तार जेल के अंदर था, वो भी आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा कि जेल के अंदर से उसने गवाहों की हत्या करवाई। तो अब आप सोचिए कि अगर आप जेल के अंदर से अपना पैरेलल साम्राज्य चला रहे थे तो जेल तो ऐशगाह थी आपके लिए। तो न सिर्फ योगी सरकार ने जेल के बाहर अपराधियों को जेल के सीखचुक तक पहुंचाया, और यह भी इंश्योर किया कि जेल में उन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट न मिले, और यह भी इंश्योर किया कि जेल के बाद उनकी जो सजा है वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये चौतरफा रणनीति का हिस्सा है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की कमर टूटी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी इस बातचीत के लिए, जानकारी के लिए, और आसिफ आपका भी बहुत शुक्रिया। नीलेश, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जिसमें संदिग्धों के पास से विस्फोटक बरामद हुआ है और पूछताछ में अहम जानकारियां भी मिली हैं। कुछ दिन पहले ही विधानसभा की रेकी की गई थी और राजधानी लखनऊ में दहशत फैलाना इनका मकसद था। ये बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से है, जहां संदिग्धों के पास से विस्फोटक बरामद हुआ है और कई जानकारियां मिली हैं। पूछताछ में अहम जानकारी भी मिली है और यह भी कहा गया कि कुछ दिन पहले ही विधानसभा की इन्होंने रेकी भी की थी। नीलेश, क्या कुछ जानकारी इस बारे में?
देर रात एनआईए की टीम लखनऊ पहुंचती है और छापेमारी करती है। छापेमारी के दौरान वसीम अहमद नामक संदिग्ध को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तारी के दौरान तमाम अहम दस्तावेज एनआईए के हाथ लगते हैं। साथ ही साथ ऐसे तमाम चीज़ें भी एनआईए के हाथ लगती हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि जो वसीम अहमद है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी के कई जो अहम हिस्से हैं, चाहे वो विधानसभा हो या फिर जो सेंसिटिव इलाके हों जहां पर हमेशा 24 घंटे पुलिस का पहरा रहता है, उन जगहों का इसने रेकी किया था। और रेकी करने के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी का माहौल खराब करने का प्रयास वसीम अहमद की तरफ से किया जाना था, जिससे पहले ही एनआईए की टीम लखनऊ पहुंचती है और छापेमारी करती है। छापेमारी के दौरान वसीम अहमद को हिरासत में ले लेती है। वसीम अहमद के अगर हम इतिहास पर जाएं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी में जब सीए और एनआरसी के दंगे हुए थे, उस दौरान भी वसीम अहमद का नाम प्रमुखता के साथ सामने आया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम दंगाइयों की जो फोटो थी वो राजधानी के प्रमुख चौराहों पर लगाई थी। उसमें वसीम अहमद का भी नाम शामिल था। फोटो के साथ इसका नाम जो है सार्वजनिक किया गया था, जिसके बाद लखनऊ पुलिस ने इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा था। अभी फिलहाल वसीम अहमद की बात करें तो बेल पर वो बाहर था। फिलहाल अगर हम आसपास के लोगों की बात करें, मैं खुद उनके घर के बाहर गया था जहां पर लोगों से बात करने का प्रयास किया, तो लोगों ने बताया कि ये टेलरिंग का काम करता था। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि अगर टेलरिंग का कोई व्यक्ति काम करता है तो ऐसे में वो कर्नाटक क्या कुछ करने गया था। कर्नाटक यानी अभी कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी आना बाकी है। बहुत शुक्रिया नीलेश इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के पार्थिव शरीर का आज दिल्ली स्थित निगम बोध घाट पे अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम यात्रा दिल्ली के द्वारका स्थित आवास से शुरू होकर निगम बोध घाट पहुंची, जहां परिजनों, करीबियों और बड़ी संख्या में प्रशंसकों के बीच उनका पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हुआ। तो राजू श्रीवास्तव को नम आंखों से लोगों ने अंतिम विदाई दी, उन्हें नमन किया, श्रद्धांजलि दी और वो पंच तत्व में विलीन हो गए। तो इस दौरान मंत्री, नेता और हास्य कवि यहां पे मौजूद रहे। इस दौरान न्यूज़ वन इंडिया ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। आप राजू श्रीवास्तव जी के इस व्यक्तित्व को किस तरीके से देखते हैं? तो मतलब ये आज की जो घड़ी है, ये घड़ी दुख की घड़ी है। एक बहुत ही अच्छा कलाकार, दूसरों को हंसाने वाला, कॉमेडी करने वाला और दिल से साफ, एकदम क्लीन और लेकिन अपना दुख भूलकर दूसरों को हंसाने का काम करता था, कॉमेडी करता था। और उनका मुंबई से बहुत बड़ा गहरा संबंध रहा है। उन्होंने अपनी कला डेवलप की मुंबई में और मैं मुंबई से रहने वाला हूँ, तो इसीलिए उनके बारे में हमको बहुत बड़ा आदर था। अचानक उनके जाने से बहुत बड़ा धक्का हमें बैठा है और माननीय मोदी सरकार की तरफ से मैं राजू श्रीवास्तव को आदरांजलि अर्पित करता हूँ और उनका मेमोरियल उत्तर प्रदेश में हो, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बात करूँगा और उनकी यादगार में कोई न कोई तो मेमोरियल खड़ा होना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राजू श्रीवास्तव के लिए कोई ना कोई मेमोरियल बनना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश सरकार से बात करेंगे। हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।